हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसा एनिमे जो थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। तो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कमरे से जहां से सिर्फ बदबू और मायूसी आती है। एक 34 साल का आदमी जो इवन अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर भी नहीं जाता है और घर पर ही रहता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। सड़क पर चलते वक्त वो देखता है कि रास्ते के दूसरे साइड पर 3 टीनेजर्स की तरफ एक ट्रक अपना कंट्रोल खो बैठकर बढ़ने लगता है। अपनी पूरी जिंदगी बुज़दिल में बिताने के बाद वो पहली बार कुछ हीरोइक करने की कोशिश करता है और दौड़ते हुए जाकर उन्हें बचाते हुए वो खुद ट्रक के नीचे आ जाता है। वो जख्मी हालत में सोचता है, काश काश मुझे एक और मौका मिलता। और फ्रेंड्स, ट्रक कौन अपना काम बखूबी निभाता है और अपने प्रोटैगनिस्ट को सक्सेसफुली रीइंकार्नेट कर देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो दोबारा एक बच्चा बन चुका है। उसका नाम उन्होंने रूदेउस ग्रेराथ रखा है। भले ही वो बाहर से एक छोटा बच्चा हो, लेकिन अंदर से उसका दिमाग एक 34 साल के परवर्टेड अंकल का है। इसके बाद रूदी के रीइंकार्नेट होने का आधा साल गुजर जाता है। अब उसे उनकी लैंग्वेज काफी हद तक समझ आने लगी है। समय गुजरता गया और वो अपने आसपास चीजों को एक्सप्लोर करने लगा। और फिर एक दिन वो मन ही मन कहता है, मानता हूँ कि ये कोई गांव का इलाका है, लेकिन सीरियसली ना बिजली और ना ही गैस। आखिर किस जमाने में जी रहे हैं ये लोग। रूदी को थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगता है कि ये दुनिया अलग है, क्योंकि जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे नजर आता है कि उसका डैड पाउल ग्रेराथ एक रियल शॉट लेकर ट्रेनिंग कर रहा था। ये नजारा देख वो चौंक जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज को सुनकर उसकी मॉम जेनिथ दौड़ कर आती है और चेक करने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगा। वो रूदी को टेबल के ऊपर रखकर उस पर मैजिक यूज करने की कोशिश करती है और अगले ही पल जो हुआ वो देख रूदी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जेनिथ के हाथों से ग्रीन लाइट रिलीज हो रहा था और धीरे धीरे करके रूदी का दर्द खत्म हो जाता है। जेनिथ को मैजिक यूज करता देख रूदी दंग रह जाता है और रियलाइज करता है कि ये दुनिया अलग है। यहाँ ना कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन है, बल्कि मैजिक भी है। इसके बाद कुछ और समय गुजर जाता है और रूदी अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने पैरों पर चल पा रहा था। वो इस बात से काफी एक्साइटेड था कि इस दुनिया में मैजिक है। और अगले दिन ऊपर के कमरे में उसे 5 मोटी मोटी किताबें मिलती है, लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। इसलिए वो पाउल से ये सीखने लगता है और एक और साल गुजर जाता है। वो जिस किताब को पढ़ रहा था वो था मैजिक मैनुअल। इससे उसे पता चलता है कि मैजिक एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं, एक स्पेल पढ़ना या फिर मैजिक सर्कल्स का यूज करना। लेकिन लगभग सभी लोग स्पेल्स का यूज करते हैं। और उसे ये भी पता चलता है कि हर इंसान का माना बचपन से ही एक सेट लेवल पर होता है। इसके बाद वो उस किताब में देख एक वाटर बॉल का स्पेल पढ़ता है और अगले मोमेंट उसके सारे शरीर से माना उसके हाथ में कलेक्ट होने लगता है और एक वाटर बॉल क्रिएट होता है। ये देख रूदी काफी खुश होता है। इसके बाद वो एक और बार इसे ट्राई करने लगता है और इस बार वो आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करने लगता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर एक वाटर बॉल क्रिएट करते हैं। ऐसा करके वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि उसने बिना स्पेल का यूज किए वाटर बॉल को क्रिएट कर दिया है। ये देख वो हैरान हो जाता है और इसी के साथ कुछ देर बाद वो बेहोश भी हो जाता है, क्योंकि उसका माना खत्म हो गया था। इसके बाद से वो हर दिन मैजिक यूज करने लगा। मौसम बदलते गए और समय के साथ वो ये रियलाइज करता है कि वो जितना अपने मैजिक को यूज कर रहा था उसका माना उतना ही इंक्रीज हो रहा था। ऐसा देख वो कहता है, लगता है उस किताब की हर एक बातों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। और अगर मैजिक यूज करना इतना ही आसान है तो स्पेल्स की क्या जरूरत है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि स्पेल्स उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगते हों, क्योंकि आंखें बंद करके विजुअलाइज करने से बेहतर तो बस एक मैजिक स्पेल को पढ़ो और मैजिक अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा शुरू में मेरे साथ हुआ था। और शायद समय के साथ लोग ये सोचने लग गए कि स्पेल्स के बिना मैजिक का यूज नहीं किया जा सकता। जितना समय गुजरता गया रूदी का माना उतना ही इंक्रीज होने लगा, जिससे वो सोच में पड़ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई बचपन से ही मैजिक का यूज करने लगे तो उसका माना इंक्रीज होने लगेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं स्पेशल हूँ। ये सोचकर रूदी खुद ही एक्साइटेड होने लगता है और फिर वो सोचता है कि इस वाटर बॉल को दूर कैसे भेजे। इसलिए वो खिड़की पर जाकर कोशिश करने लगता है। वहीं नीचे पाउल ट्रेनिंग कर रहा था और तभी कहीं से आकर उस पर पानी गिरता है। वो खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। और वहीं अपने थियरी में कामयाबी पाकर रूदी के हाथ कांप रहे थे और अब वो बिना किसी मुश्किल के उन्हें दूर फेंक पा रहा था। अब तक रूदी सिर्फ बिगिनर लेवल मैजिक का यूज कर रहा था और पहली बार के लिए वो इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। वो किताब में देख एक इंटरमीडिएट लेवल मैजिक का स्पेल को पढ़ता है और अगले मोमेंट उसके सामने पहले के मुकाबले कई गुना बड़ा एक वाटर बॉल क्रिएट हो जाता है और उसके कुछ समझने से पहले ही वो उनके घर को चीरते हुए खेतों की तरफ चला जाता है। उस धमाके को सुन पाउल और बाकी सब दौड़कर ऊपर आते हैं और देखते हैं
कि उनके घर का एक पूरा हिस्सा टूट चुका है। पाउल जाकर देखता है कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं आया था और जेनिथ रूदी के करीब जाती है और नीचे रखी किताब पर उसका नजर जाता है। उसे देख जेनिथ पूछती है कि क्या तुमने इसे पढ़ने की कोशिश की? रूदी हाँ कहता है। ये सुनकर जेनिथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो कहती है कि उनका बेटा एक जीनियस है। तभी पाउल और जेनिथ के बीच झगड़ा लग जाता है क्योंकि पाउल उसे एक स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहता था, लेकिन ये देख जेनिथ अब उसे एक मैजिशियन बनाना चाहती है। उन दोनों के बीच बातें चली रही थी। तभी उनके घर पर जो मेड काम करती थी लीलिया, वो कहती है क्यों ना उसे सुबह स्वॉर्ड्समैनशिप और दोपहर को मैजिक सिखाया जाए। ये सुनकर दोनों सहमत होते हैं। ऑल्दो पाउल को देख ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में इस गांव के सुरक्षा की जिम्मेदारी पाउल को दी गई है, इसलिए रूदी के लिए एक टीचर हायर करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये है रॉक्सी मिडोगार्थिया। पहले रूदी को लगा था कि ये भी कोई बच्ची है, लेकिन वो एक्चुअली में डीमन रेस की एक एडल्ट है। दोनों आंगन में जाते हैं और रॉक्सी अपने मैजिक क्लास को शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैजिक को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, अटैक मैजिक, हीलिंग मैजिक और समनिंग मैजिक, और फिर इन्हें 7 लेवलों में डिवाइड किया जाता है। रूदी कभी भी अपने घर के बाहर नहीं आया था, इसलिए बाहर बैठकर वो काफी नर्वस फील कर रहा था। उसे ऐसा देख रॉक्सी पूछती है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? रूदी नहीं कहता है और रॉक्सी उसे एग्जाम्पल के तौर पर एक वाटर बॉल का स्पेल दिखाती है। रूदी पूछता है कि क्या स्पेल पढ़ना जरूरी है? तो रॉक्सी बताती है हाँ, इसके बिना तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते। ये सुन रूदी कंफर्म होता है कि उसने जो सोचा था लोग भूल चुके हैं कि बिना स्पेल का मैजिक का यूज किया जा सकता है। फिर रॉक्सी उसे वही स्पेल दोबारा यूज करने कहती है। रूदी फिलहाल के लिए स्पेल का यूज करने लगता है, लेकिन नर्वसनेस के कारण वो पूरा स्पेल पढ़े बिना मैजिक का यूज कर देता है। ये देख रॉक्सी काफी हैरान हो जाती है और फिर वो उससे पूछती है। रूदी बताता है कि वो नॉर्मली स्पेल का यूज ही नहीं करता। इसके बाद रात हो जाता है और हर कोई रॉक्सी के आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। इन्हीं सब के दौरान रूदी मनी मन ये सोचता है कि ये मेरे लिए एक दूसरा मौका है और मैं अपने पिछले लाइफ जैसी गलती नहीं दोहराऊंगा। इसके बाद दिन गुजरते गए और रूदी काफी कुछ नया सीखने लगा और एक दिन रात को रॉक्सी उसे हिस्ट्री के बारे में बताती है कि करीब 400-500 साल पहले ह्यूमंस और डीमंस के बीच एक बड़ा वॉर छिड़ गया था। लेकिन मेन बात तो ये है कि स्पेर्ड रेस के जो डीमंस थे उन्होंने अचानक से सब पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने दोस्त दुश्मन बड़ा छोटा किसी को नहीं देखा, वो एक तरफा सबको मारने लगे। इसके चलते उन्हें इस दुनिया में जितने भी रेसेस हैं उनके नफरत का सामना करना पड़ा और खुद डीमंस ने भी उन्हें बेदखल कर दिया। इसलिए अगर कभी भी तुम्हें कोई ऐसा नजर आए जिसके बालों का रंग हरा है और उनके फोरहेड पर एक लाल जेमस्टोन है तो उनसे दूर रहना, वरना वो तुम्हारे पूरे फैमिली को मार डालेंगे। इसके बाद कुछ और समय गुजर जाता है और रॉक्सी के आने का 1 साल हो जाता है। इतने समय में रूदी ने काफी कुछ सीखा। वो अब एडवांस मैजिक यूज कर सकता है और वो एक साथ अपने दोनों हाथों में अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ फायर कर सकता है। लेकिन वही बात रही उसके स्वॉर्ड्समैनशिप की, तो उसमें वो ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया। एक दिन जब वो अपने आंगन से बाहर कुछ लड़कों को खेलते हुए देखता है तो उसके पिछले लाइफ का ट्रॉमा दोबारा जाग उठता है, जहां उसके क्लासमेट्स मिलकर उसे नंगा करके पूरे स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके चलते अगले दिन से वो स्कूल जाना ही बंद कर देता है। रूदी कुछ नहीं कहता, वो मनी मन कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इस लाइफ से काफी खुश हूँ। तभी रॉक्सी आती है और उसे बताती है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम अपने मैजिक को और इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें रानवा मैजिक एकेडमी में भर्ती होना होगा। वहाँ तुम्हें दुनिया भर से अलग अलग लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। रूदी धीरे से कहता है लेकिन उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा। वो रॉक्सी से कहता है मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए आप ही काफी हो मास्टर। रॉक्सी अपने नजरों को झुकाकर कहती है तुम्हें मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं, मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में तुम मुझसे काफी बढ़िया एक मैजिशियन बनोगे, इसलिए अपने से एक छोटे मैजिशियन को मास्टर कहने की तुम्हें जरूरत नहीं। ऐसा कहकर रॉक्सी अपने कमरे में चले जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि वो खुद भी बिना स्पेल के मैजिक को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकामयाब होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर रूदी के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। दरअसल इस दुनिया में हर साल बर्थडे नहीं मनाया जाता, बल्कि हर 5 सालों में मनाया जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और उसका बर्थडे पार्टी शुरू हो जाता है। पाउल उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट करता है और जेनिथ उसे एक किताब देती है, जिसे देख वो काफी खुश होता है। और फिर बारी आती है रॉक्सी की। वो उसे एक मैजिक स्टाफ देती है और कहती है ये जब कोई मैजिक सीखना शुरू करता है तब उसे दिया जाता है, ये तुम्हारे स्पेल्स के पावर और स्पीड को और भी इंक्रीज कर देंगी। इसे देख रूदी के आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले पल रॉक्सी कहती है रूदी मुझे अफसोस है कि तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए कल मैं तुम्हें एक फाइनल स्पेल सिखाऊंगी जिसके लिए हमें गांव के बाहर जाना होगा। ऐसा कहने के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं
और रूदी खिड़की पर बैठकर सोचने लगता है। बाहर जाने के बारे में सोचो तो वो सब झलक उठता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसके क्लासमेट्स उसे नंगा करके गेट में बांधकर उसकी फोटोज लेने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद से वो दोबारा कभी भी अपने कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो जब भी अपने खिड़की के बाहर देखता तो उसे ऐसा लगने लगता कि वो सब अब भी वहीं पर खड़े हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और फिर अगले दिन सुबह हर कोई उनके बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। पाउलो उसे घोड़े पर बैठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रूदी नर्वसनेस के कारण जेनिथ के पीछे छुप जाता है। उसे इतना घबराया हुआ देख रॉक्सी जाकर उसके साथ घोड़े पर बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे करके गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग जितना गेट के करीब जा रहे थे, रूदी का शरीर उतना ही कांपने लगता है। उसे उसके पुराने बुलीज की यादें सता रही थी। रॉक्सी उसे दिलासा देती है और वो डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेता है। जब वो दोबारा अपने आंखें खोलता है तो वो ऑलरेडी घर से काफी दूर आ चुका था। आसपास लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि हर कोई बस उसे ही घूर रहे थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन जितना समय जाता है वो देखता है कि हर कोई रॉक्सी को देख रहे थे और उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। वो मन ही मन कहता है सिर्फ 2 सालों में रॉक्सी ने सभी गाँव वालों को अपना बना लिया। सबके चेहरे के स्माइल और बर्ताव को देख धीरे धीरे करके रूदी का डर जाने लगता है और उसका ट्रॉमा हील होने लगता है। और देखते देखते वो लोग गांव के बाहरी इलाके में पहुंच जाते हैं। वो जगह एक खुला मैदान था। रॉक्सी बताती है कि अभी वो एक सेंट क्लास वाटर स्पेल का यूज करने वाली है और ये रूदी को एक ही बार में कॉपी करना होगा, क्योंकि वो इसे सिर्फ एक ही बार यूज करेगी। रूदी पूछता है कि क्या ये कोई सीक्रेट स्पेल है जिसके लिए हम लोग सबसे अलग होकर इतने दूर आकर इसे यूज कर रहे हैं। रॉक्सी उसके गलतफहमी को दूर करते हुए कहती है कि इस स्पेल से किसी इंसान या फिर उनके खेतों को काफी भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कहकर रॉक्सी अपने स्पेल को पढ़ने लगती है। वो जैसे जैसे करके अपने स्पेल को पढ़ रही थी, वो पूरा जगह काले बादलों से छा जाता है और बारिश के साथ एक तेज तूफान आ जाता है, जिसके चलते रूदी ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। और तभी एक तेज कड़कती हुई बिजली उनके घोड़े पर जा गिरता है, जिसके चलते उसकी अधमरी हालत हो जाती है। ऐसा देख रॉक्सी तुरंत अपने मैजिक को कैंसिल करके उस पर हीलिंग का यूज करती है, जिसके चलते वो बच तो जाता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद रॉक्सी रूदी को उस स्पेल को यूज करने कहती है ताकि इस बार कुछ ना हो, इसलिए वो अपने और उस घोड़े के चारों तरफ मिट्टी से एक स्पीयर बनाती है। रूदी अपने स्टाफ को निकालता है और स्पेल को पढ़ने लगता है। वो मन ही मन कहता है तुम तो शायद कल ये कहकर निकल जाओगी कि तुम्हें मुझे सिखाने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। वेल, मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिताया, लेकिन मुझे तुमसे और भी बातें करनी थी, कुछ और वक्त बिताना था। खैर, गुड बाय। जब उसका स्पेल खत्म होता है तो वो पूरा जगह दोबारा शांत हो जाता है। वो दोनों बैठकर उस खूबसूरत से सिनारियो का मजा ले रहे थे। फिर रॉक्सी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है इससे तुम अब एक सेंट क्लास वाटर मेज बन चुके हो। इसके बाद जैसा रूदी ने सोचा था, रॉक्सी अगले दिन उन्हें गुड बाय कहकर जाने लगती है। उसके जाने से पॉल और जेनिथ काफी दुखी होते हैं। वो रूदी के करीब आती है और उसे अपने होम टाउन का एक लॉकेट पहना देती है और फिर वो धीरे धीरे करके जाने लगती है। इसके पहले कि वो ज्यादा दूर चली जाए, रूदी दौड़ते हुए जाता है और चिल्लाते हुए उसे थैंक यू कहता है। उसने मुझे काफी कुछ दिया है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, और सबसे बढ़कर उसने मुझे घर से बाहर लाया, मेरे ट्रॉमा को हील किया, जिसे पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं कर पाया था। रॉक्सी के लिए मेरा रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगा। या फिर नहीं, क्योंकि अगले दिन लिलिया को रूदी के रूम से रॉक्सी का एक अंडरवेयर मिलता है जो उसने कुछ महीनों पहले चुराया था, ठरकी कहीं का। इसके बाद अगले दिन रूदी अपने मॉम डैड से कहता है कि वो बाहर जा रहा है। ये सुन वो दोनों काफी खुश होते हैं कि वो फाइनली बाहर जा रहा है, वो भी अकेले। रूदी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहकर चला जाता है। घूमते हुए उसे रियलाइज होता है कि उनका विलेज एक्चुअली में कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी उसे नजर आता है कि कुछ बच्चे मिलकर एक दूसरे बच्चे पर कीचड़ फेंक रहे थे, जिसके बालों का रंग ग्रीन था। उस बच्चे को बुली होता हुआ देख रूदी को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसकी पुरानी जिंदगी में लोग उसे बुली करते थे। शुरू में रूदी कुछ नहीं करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उनमें से एक लड़का कीचड़ के जगह पत्थर से मारने वाला होता है, तो वो और ना रुक पाकर उन्हें अपने वाटर मैजिक से भगा देता है। रूदी काफी सावधानी से देखता है और उसके फोरहेड पर कोई लाल जेमस्टोन नहीं होता। ऐसा देख वो राहत की सांस लेता है। लगता है ये उन स्पेयर रेस के डीमंस में से नहीं है। रूदी उसके चेहरे से कीचड़ को साफ करके उससे कहता है कि अगर तुम कभी फाइट बैक नहीं करोगे तो वो तुम्हें हमेशा ही परेशान करेंगे। वो बच्चा अपने बालों के रंग के लिए रोने लगता है कि उसे हमेशा से ही ये सब का सामना करना पड़ा है। रूदी उसे दिलासा देता है और वो दोनों एक दूसरे जगह पर चले जाते हैं। रूदी को पता चलता है कि उसका नाम सिल्फ है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। सिल्फ एक्चुअली में एक लड़की है, लेकिन रूदी को लगता है कि वो एक लड़का है।
इसके बाद सिल्फ रूदी से रिक्वेस्ट करती है ताकि रूदी उसे मैजिक सिखाए। रूदी मान जाता है और उसे मैजिक सिखाने लगता है। ये सब के दौरान कब शाम हो गया उन्हें पता भी नहीं चला, इसलिए रूदी उसे अपने घर पर छोड़कर वापस चला जाता है। लेकिन जब वो घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि पाउल दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। पाउल को गुस्सा देख रूदी पूछता है कि क्या हुआ। फिर पाउल पूछता है कि क्या तुमने सोमाल को मारा, क्योंकि उसकी माँ आकर मुझसे कह रही थी। रूदी बताने जा रहा था कि असल में हुआ क्या था, लेकिन पाउल उसकी बातों को ना सुनकर उस पर भड़क जाता है और रूदी पर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है अगर तुमने गलती की है तो बहाने मत बनाओ। लेकिन जब पाउल को असलियत का पता चलता है तो उसे काफी पछतावा होता है। इसके बाद 6 महीने और गुजर जाते हैं। इतने समय में सिल्फ का माना इतना बढ़ चुका था कि वो अब बिना रुके कई घंटे मैजिक यूज कर सकती थी। और फिर एक दिन सिल्फ रूदी से कहती है कि उसे भी रूदी की तरह वॉइसलेस मैजिक यूज करना है। रूदी कुछ देर के लिए सोचता है, फिर वो ठीक है कहकर उसे ये बताने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। सिल्फ ट्राई करने लगती है और रूदी मन ही मन कहता है पता नहीं कि उसे समझ आया भी है कि नहीं। मुझे उनका पहले से नॉलेज था तो मैं कर पा रहा था, लेकिन सिल्फ को तो उनका कोई नॉलेज नहीं है। वेल, कुछ चीजें सिर्फ मुझ तक ही सीमित हो तो बढ़िया है, वरना रीइंकार्नेट होने का क्या फायदा। लेकिन तभी सिर्फ बिना स्पेल का वाटर बॉल सक्सेसफुली क्रिएट कर देती है। इससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद अचानक से बारिश आने के कारण वो दोनों भीग जाते हैं। रूदी सिल्फ को अपने घर पर ले जाता है। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। घर पर लिलिया ने रूदी के लिए पहले से ही गर्म पानी प्रिपेयर करके रखा था और इसलिए ताकि किसी को भी सर्दी ना लगे, रूदी तुरंत अपने कपड़े उतार देता है और सिल्फ से भी कहता है ताकि वो भी अपने कपड़े उतार दे। उसे अब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिल्फ एक्चुअली में एक लड़की है, इसलिए वो सिल्फ को शर्माता हुआ देख उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि हम दोनों तो लड़के हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सिल्फ के काफी मना करने के बावजूद जब रूदी उसके कपड़े उतार देता है तब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक लड़की है। सिल्फ रोने लगती है और रूदी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सिल्फ के रोने का आवाज सुनकर पाउल दौड़ते हुए ऊपर आता है और उस सिचुएशन को देख वो सिल्फ को नीचे जेनिथ के पास भेज देता है और सोचता है इस बार मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करूंगा। वो रूदी से नरमी से पूछता है कि क्या हुआ था। रूदी टूटी हुई आवाज में माफी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। तो फिर पाउल कहता है ये तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि सिल्फिएट से कहना होगा। ये सुन पहली बार के लिए उसे सिल्फ का पूरा नाम पता चलता है, सिल्फिएट। वो नीचे आता है और माफी मांगने के बजाय वो ये कहता है कि मुझे अब तक लग रहा था कि तुम एक लड़के हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुन सिल्फ और भी रोने लगती है। इसके अगले दिन जब रूदी अपने डैड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसके डैड उसे एडवाइस देते हैं कि जब अगली बार वो सिल्फी से मिले तो वो अपने इमोशंस को उसे जाहिर करे। तभी रूदी नोटिस करता है कि सिल्फी उनके घर के गेट पर खड़ी है, तो वो उसके करीब जाता है और सिंसियरली उससे माफी मांगता है। सिल्फी बताती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं और क्या वो दोनों पहले की तरह दोस्त रह सकते हैं। ये सुन रूदी काफी खुश होता है। इसके बाद फिर एक दिन जेनिथ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे हर कोई काफी खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि कुछ समय बाद लिलिया उनकी मेड बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हर कोई जानता था कि उस बच्चे का बाप कौन है। पाउल बिना कोई बहाने दिए जेनिथ से माफी मांगता है। जेनिथ खड़ी होती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। जेनिथ काफी गुस्सा होती है और वो लिलिया से पूछती है कि वो अब क्या करना चाहती है। लिलिया बताती है कि वो जेनिथ को चाइल्ड बर्थ में हेल्प करने के बाद अपने होम टाउन के लिए निकल जाएगी, जहाँ जाने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। जेनिथ कहती है कि उस टाइम तुम्हारा भी चाइल्ड बर्थ होगा और तुम ट्रैवल करने की हालत में बिल्कुल नहीं होगी। रूदी सोचता है कि अगर लिलिया उस टाइम अपने होम टाउन के लिए निकलती है तो तब की ठंडी वेदर के चलते उन दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। लिलिया ने बचपन से ही मेरे लिए काफी कुछ किया है और इवन दो वो मेरे सीक्रेट को जानती है, लेकिन उसने ये बात किसी से नहीं कहा, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद रूदी जाकर अपने मॉम को समझाने लगता है कि कैसे ये सब उसके डैड की गलती है, ना कि लिलिया की। तो डैड की गलती की सजा लिलिया को क्यों दी जाएगी? और वैसे भी इस बात से मैं खुश हूँ कि मैं एक साथ 2 बच्चों का बड़ा भाई बन जाऊंगा। जेनिथ के लिए ये डिसीजन काफी मुश्किल था, लेकिन एट द एंड वो लिलिया को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेती है। ये सुन लिलिया रोने लगती है। इसके बाद कुछ और दिन गुजर गए। लिलिया मनी मन कहती है ये सब मेरी गलती है, इसमें पाउल की कोई गलती नहीं है। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने जेनिथ को धोखा दिया, लेकिन रूदी ने मुझे माफ कर दिया। वो लड़का जिसे मैंने हमेशा ही अवॉइड करने की कोशिश की थी, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीधा हमें तब का टाइम दिखाया जाता है जब उन दोनों को लड़कियां पैदा होती है। एंड देन एक दिन पाउल रूदी को स्कूल के बारे में पूछता है क्योंकि उसके उम्र के ज्यादातर बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। स्कूल के बारे में सुनकर रूदी सोच में पड़ जाता है। उसे अपने ख्यालों में डूबा हुआ देख सिल्फी उससे पूछती है
कि क्या बात है। तो फिर रूदी बताता है कि कैसे डैड उसे स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। ये सुन सिल्फी रोने लगती है और कहती है ताकि रूदी उसे छोड़कर कहीं ना जाए। रूदी मन ही मन कहता है इतनी क्यूट सी एक लड़की को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी स्कूल में जाकर अपने मैजिक को इम्प्रूव करके मैं क्या करूंगा। इससे बेहतर तो बड़े होने के बाद मैं सिल्फी के साथ इसी गांव में अपना टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। लेकिन जब उसे अपने मास्टर रॉक्सी का लेटर मिलता है तो उसे पढ़कर वो दोबारा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने मास्टर को निराश नहीं करना चाहता था। जिसके चलते वो रानोआ मैजिक एकेडमी में जाने की सोचता है, जिसके बारे में रॉक्सी ने बताया था। इसलिए वो पाउल से पूछता है कि क्या वो रूदी और सिल्फी दोनों के स्कूल के खर्चे उठा सकता है, क्योंकि सिल्फी की फैमिली रानोआ मैजिक एकेडमी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन पाउल मना कर देता है और कहता है कि अगर रूदी चाहता है तो वो सिर्फ उसकी फीस भर सकता है, लेकिन उन दोनों की नहीं। और वैसे भी रूदी अभी पाउल से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा था, जिसे पूरा किए बिना पाउल उसे स्कूल जाने नहीं देगा। ये सुन रूदी पाउल से कहता है ताकि वो उसके लिए एक जॉब ढूंढे ताकि वो सिल्फी की फीस खुद भर पाए। ये सुन पाउल थोड़ी देर सोचता है, फिर मान जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। ये सुन रूदी पाउल को थैंक यू कहता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। एक दिन वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और तभी उनके घर के सामने एक वैगन आकर रुकता है। रूदी देखता है कि उसमें से एक बीस्ट वुमन निकल कर आती है जिसका नाम गिलेन है, जो कि पाउल की एक दोस्त है। जेनिथ बाहर आकर उसे ग्रीट करती है और रूदी से कहती है कि वो लोग उसे मिस करेंगे। लिलिया भी कहती है ताकि वो अपना ख्याल रखे। रूदी कुछ भी समझ नहीं पाता है और पाउल कहता है सुनो रूदी, क्या हो अगर मैंने कहा कि तुम्हें सिल्फी से कुछ समय के लिए दूर रहना होगा। ये सुनकर रूदी मना कर देता है, मैं जानता था तुम यही कहोगे। ऐसा कहकर वो रूदी को दूर फेंक कर उसकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। रूदी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मैजिक से पाउल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूदी के मैजिक का उस पर कोई असर नहीं होता और पहली बार के लिए पाउल एक स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां वो पलक झपकते ही रूदी के पीछे पहुंचकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो उस वैगन में था और गिलेन उसके सामने बैठी थी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और गिलेन से उसे पता चलता है कि कल से वो दोनों एक ही जगह पर काम करने वाले हैं। ये पूरा सिचुएशन देख वो काफी कंफ्यूज था। तभी गिलेन उसे पाउल का एक लेटर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि पाउल रूदी को रोआ नाम के एक जगह पर एक नोबल की 9 साल की बेटी को ट्यूशन देने के लिए भेज रहा था। इस तरह से वो सिल्फी की स्कूल फीस भी कलेक्ट कर सकता है। और रही बात उसके स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग की, तो गिलेन वो उसे सिखा देगी, क्योंकि गिलेन पाउल से भी एक बेहतर स्वॉर्ड्समैन है। लेकिन पाउल उसे कुछ कंडीशंस के साथ भेजता है कि अगले 5 साल वो वहीं पर रहकर उस 9 साल की लड़की को मैजिक और बाकी सब की ट्यूशन देगा, और गिलेन जो कि एक स्वॉर्ड किंग है वो उसे भी पढ़ना लिखना सिखाएगा। और इस वक्त के दौरान वो ना तो घर वापस आ सकता है और ना ही चिट्ठी लिख सकता है। ये सब पढ़कर वो ख्यालों में खो जाता है और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां रूदी को कई सारे बीस्ट वुमेन नजर आते हैं और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि पाउल का कजिन है, और रूदी यहाँ पर उसी की बेटी को पढ़ाने आया था। वो रूदी से कहता है पाउल ने तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन मेरी बेटी का मिजाज थोड़ा सा गर्म है। इससे पहले भी उसके कई सारे टीचर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पाउल ने जब कहा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। रूदी जब उसकी बेटी आरिस को देखता है तो पहली झलक में ही उसे ये समझ आ जाता है कि इसे पढ़ाना काफी मुश्किल होगा। और होता भी वैसा ही है। जब रूदी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो आरिस कहती है एक बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, और उनकी पहली मुलाकात में ही उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और आरिस आकर रूदी को सीधा थप्पड़ मार देती है। ये देख रूदी भी उसे एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि अगले मोमेंट आरिस उसके ऊपर चढ़कर उसे कूटने लगती है। रूदी किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है और एक टेबल के नीचे छुप जाता है। आरिस से किसी तरह बचते बचाते हुए वो दोबारा फिलिप के पास चला जाता है। रूदी की हालत को देख वो हंसने लगता है और कहता है क्या तुम अब भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि अब तक उसे जितने भी टीचर से मिलवाया गया है इस पॉइंट पर आकर वो सब छोड़ चुके थे। लेकिन रूदी कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और उसका एक प्लान भी है। वो फिलिप को अपना प्लान बताने लगता है, जहां वो लोग एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे उसे पढ़ाई की अहमियत का पता चले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूदी एक बक्से के अंदर कैद है और ऐसा लगता है कि ये उसी का प्लान है जहां वो आरिस को मैजिक की अहमियत दिखाएगा। लेकिन आरिस को जैसे ही होश आता है वो दोबारा चिल्लाने लगती है, जिसके चलते एक आदमी आता है और उसे चुप रहने कहता है। लेकिन आरिस उस पर हमला कर देती है, जिसके चलते वो आरिस को मारते मारते उसकी अधमरी हालत कर देता है, जिसे देख रूदी भी घबरा जाता है और मन ही मन कहता है ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा। जैसे ही वो आदमी जाता है रूदी आरिस पर अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से हील नहीं करता, जिसके चलते आरिस कहती है
अगर वो उसे हील कर रहा है तो वो ठीक से उसे पूरी तरह से हील कर दे। ऐसा सुन रूदी कहता है, अगर ऐसा है तो तुम खुद हीलिंग यूज कर लो। आरिस कहती है कि उसे हीलिंग नहीं आता। तभी रूदी उन्हें बाहर बातें करते हुए सुनता है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए वो अपने मैजिक के जरिए खिड़की को तोड़कर वहां से जाने लगता है। उसे ऐसा करता देख आरिस उसे हेल्प करने कहती है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। रूदी कहता है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा लेकिन एक शर्त पर, ना तुम चिल्लाओगी और ना ही मुझे मारोगी। उनकी बातें करने की आवाज को सुनकर वो लोग दोबारा आ जाते हैं और रूदी दरवाजे को अपने अर्थ मैजिक से ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसे देख नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा देर के लिए टिक पाएगा। आरिस के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। वो जितना वक्त बिता रही थी वो दरवाजा उतना ही टूट रहा था और अगले ही मोमेंट दरवाजा टूट जाता है, लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता। बाहर रूदी उस पर ठीक से हीलिंग का यूज करता है और फिर वो लोग वहां चले जाते हैं जहां घोड़ों की गाड़ी थी। वहां रूदी बोर्ड पर उस जगह का नाम पढ़कर समझ जाता है कि वो लोग रोआ से ज्यादा दूर नहीं है। रूदी कहता है कि अगर तुम पढ़ना लिखना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, लेकिन आरिस कहती है उसकी क्या जरूरत है, तुम मेरे लिए कर तो रहे हो। रूदी उसे पोलाइटली कहता है कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ और ना ही आपका टीचर हूँ, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे हायर नहीं किया। इसके बाद उनकी सवारी निकल पड़ती है और वो लोग फाइनली रोआ में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें फिलिप का एक आदमी नजर आता है। उसे देख वो लोग काफी खुश होते हैं और उसके तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग आकर आरिस को किडनैप कर लेते हैं। रूदी उनका पीछा करने लगता है और जब वो लोग एक गली में जाते हैं तो रूदी अपने अर्थ मैजिक से उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी फिलिप का आदमी उसके पीछे आ जाता है और उससे उसे पता चलता है कि वो लोग मिलकर आरिस को बेचने का प्लान कर रहे थे, जिससे उन्हें बेहिसाब पैसा मिलता। और वो लोग रूदी को भी 100 गोल्ड कॉइन्स देने का वादा करते हैं अगर वो उनका साथ दे। 100 गोल्ड कॉइन्स एक काफी बड़ा रकम है, इसलिए रूदी थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन उसके पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस से वो जानता है कि उसने अगर अभी आरिस का साथ दिया तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो आसमान में एक फायरबॉल रिलीज करके उन पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है और वो आरिस को उनसे लेने में कामयाब होता है। लेकिन इसी प्रोसेस में उनमें से एक आदमी रूदी की तरफ अपना तलवार से अटैक कर देता है, जो सीधा रूदी की तरफ बढ़ने लगता है। रूदी बीच हवा में उसे डॉज भी नहीं कर सकता था और वो उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी गिलेन वहां आ जाती है और उस तलवार के चीथड़े उड़ा देती है और उसका अगला अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा एनीमे दोबारा मांगा में कन्वर्ट हो जाता है। उसने एक ही पल में सबको मार दिया था। गिलेन के आने के चलते वो दोनों सही सलामत वापस पहुंच जाते हैं। आरिस को देख फिलिप दोबारा राहत की सांस लेता है। वो गिलेन से पूछता है कि क्या हुआ था और वो जानता है कि उसके आदमी ने क्या करने की कोशिश की थी, इसलिए वो गिलेन को उसे ले जाने कहता है। इतना सब जो हुआ वो देख रूदी सोचता है कि शायद अब वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन तभी आरिस पीछे से उसे बुलाती है और कहती है कि वो रूदी को स्पेशल परमिशन दे रही है। ये सुन रूदी समझ जाता है कि शायद अब भी उसके पास एक मौका बाकी है।